मेरा नाम है अभिलाषा और आज हम डिस्कस करेंगे एंटीपार्टम हेमरेज मींस एपीएच। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्मल प्लेसेंटा जो है वो अपर सेगमेंट में इम्प्लांट हो रखा है, तो इसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल प्लेसेंटा। सेकेंड कंडीशन है प्लेसेंटा एब्रप्शिया। तो जो प्लेसेंटा एब्रप्शिया है और प्लेसेंटा प्रीविया है ये एंटीपार्टम हेमरेज कॉज करते हैं। वैसे तो एंटीपार्टम हेमरेज के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिसमें प्लेसेंटल रीजन भी होते हैं, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल रीजन भी होते हैं और कुछ अनएक्सप्लेन्ड रीजन्स भी होते हैं। जो मेन एंटीपार्टम हेमरेज कॉज करता है वो प्लेसेंटल ब्लीडिंग की वजह से होता है, और प्लेसेंटल ब्लीडिंग होने के दो इम्पॉर्टेंट कॉज हैं, प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा एब्रप्शिया। तो प्लेसेंटा एब्रप्शिया में क्या हो जाता है कि प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है, यानी कि फीटस की डिलीवरी होने से पहले ही प्लेसेंटा सेपरेट आउट होने लग जाता है, जिससे ब्लड लॉस स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्लेसेंटा है और ये सेपरेट होने लग गया और यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया या ब्लड बाहर भी आ सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या होगा कि प्लेसेंटा जो है वो अपर सेगमेंट में इम्प्लांट ना होकर प्लेसेंटा जो है वो लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि प्लेसेंटा इंटरनल ओएस के जस्ट ऊपर इम्प्लांट हुआ है। तो इन केसेस में भी बेबी या फीटस की डिलीवरी से पहले ही ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज को हम डिफाइन करें तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब है जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होना फीटस की डिलीवरी से पहले और स्टेज ऑफ वायबिलिटी के बाद। इससे पहले कि लेक्चर में हम स्टेज ऑफ वायबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि फीटस को हम वायबल कब मानेंगे या हम कहेंगे कि फीटस अब वायबल हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू WHO अगर 22 वीक का गेस्टेशन है और 500 ग्राम फीटस का वेट है, उसकी बॉडी की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे कि जो फीटस है वो वायबल हो चुका है और वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। मीन्स इस कंडीशन में अगर बेबी डिलीवर आउट हो भी जाता है तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। सो एंटीपार्टम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली है क्या कि जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होना फीटस की डिलीवरी से पहले और एज ऑफ वायबिलिटी के बाद, जो कि हम कह रहे हैं 22 वीक गेस्टेशन के बाद लेकिन फीटस की डिलीवरी से पहले, उसे हम कहेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जो इसका मेजर कॉज है 70% ऑफ केसेस के अंदर प्लेसेंटा में ब्लीडिंग होने की वजह से एंटीपार्टम हेमरेज होता है। प्लेसेंटल ब्लीडिंग के दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, प्लेसेंटा प्रीविया 35% अकाउंट करता है और प्लेसेंटा एब्रप्शिया 35% अकाउंट करता है। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग यानी कि कोई दूसरे सोर्स से ब्लीडिंग 5% केसेस में हो सकती है, जिसमें लोकल सर्विक्स वेजाइनल लीजन, सर्विक्स पॉलिप, सर्विक्स कार्सिनोमा, वेरिकोज वेन एंड लोकल ट्रॉमा इंक्लूड होते हैं। 25% केसेस के अंदर हमें पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्ट रीज़न है क्या प्लेसेंटा एंटीपार्टम हेमरेज का। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया। इस लेक्चर में हम प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एब्रप्शिया को डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ देखेंगे। सिर्फ इन दोनों को ही हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 70% ऑफ केसेस के अंदर एंटीपार्टम हेमरेज को कॉज करते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया की बात किया जाए तो हम डिफाइन करें तो प्लेसेंटा या तो कम्प्लीटली या पार्शियली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो गया है, या तो इंटरनल सर्वाइकल ओएस के आसपास इम्प्लांट हुआ है या इंटरनल सर्वाइकल ओएस के ऊपर ही इम्प्लांट हो गया है, तो उसे हम कहेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। नॉर्मल प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन है अपर सेगमेंट में होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में इम्प्लांटेशन लोअर सेगमेंट में होता है, या तो इंटरनल ओएस के आसपास होगा या फिर इंटरनल ओएस के ऊपर इम्प्लांट हो जाएगा। एक और डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, ब्लीडिंग अकर्स बिकॉज ऑफ चेंजेस नॉर्मली टेक प्लेस इन लोअर सेगमेंट बिफोर एंड ड्यूरिंग कॉज प्लेसेंटल सेपरेशन फ्रॉम इट बिफोर डिलीवरी। प्लेसेंटा प्रीविया हम कब कहेंगे कि डिलीवरी से पहले लोअर यूट्राइन सेगमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस की वजह से
अगर प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट के अंदर इम्प्लांट है तो क्या होगा कि वो वहाँ से सेपरेट आउट हो सकता है। हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि हमें मालूम है कि नॉर्मल लेबर के समय क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का डायलिटेशन होता है। जो सर्विक्स का डायलिटेशन होता है उसमें जो लोअर सेगमेंट में के नीचे ही सर्विक्स होती है, जो जैसे जैसे लोअर सेगमेंट वाइड होता है, धीरे धीरे डायलेट होता है, तभी क्या होती है, सर्विक्स डायलेट होती है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में लोअर सेगमेंट डायलेट होगा। अगर प्लेसेंटा अपर सेगमेंट में इम्प्लांट ना होकर लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हुआ है और जैसे ही लोअर सेगमेंट डायलेट होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, एक तरीके से एंटीपार्टम हेमरेज का एक मेजर कॉज है और इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसके इंसिडेंस की बात करें तो टोटल एपीएच के जितने भी केस हैं उसके 1/3 केसेस एंड प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से होते हैं। 200 में से एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया डेवलप होता है। मल्टीपैरस वुमेंस मोस्ट ऑफ मल्टीपैरस वुमेंस में कॉमन होता है, 80% वुमेंस के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया पाया जाता है। और ऐसी वुमेंस जो 35 ईयर्स के बाद कंसीव करती है उनमें भी इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और मल्टीपल प्रेगनेंसीज में भी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल प्लेसेंटा है जो कि यहाँ पर अपर सेगमेंट में इम्प्लांट हुआ है और ये एक प्लेसेंटा प्रीविया का एग्जाम्पल है। ये सर्वाइकल इंटरनल ओएस और यहाँ पर ये प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ है। इटियोलॉजी की बात की जाए तो एग्जैक्ट इटियोलॉजी प्लेसेंटा प्रीविया की अननोन है, लेकिन कुछ रीजंस हम कह सकते हैं। पुअर डेसिडुअल रिएक्शंस ऑफ अपर सेगमेंट। सो जो डेसिडुआ है, डेसिडुआ क्या होता है, जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम है उसको हम डेसिडुआ कहेंगे। सो जो एंडोमेट्रियम में क्या होता है, इम्प्लांटेशन के समय कुछ रिएक्शंस होती है जिसे हम डेसिडुअल रिएक्शंस कहते हैं। तो ये रिएक्शंस नॉर्मली अपर सेगमेंट में होती है जिससे जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अपर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन अगर डेसिडुअल रिएक्शन अपर सेगमेंट में ना होकर लोअर सेगमेंट में हो रही है तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाएगा और लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होगा तो क्या होगा कि जब लेबर स्टार्ट होगा तो लोअर सेगमेंट डायलेट होगा। सर्विक्स को डायलेट करने के लिए इफेसमेंट एंड डायलेटेशन की वजह से वहाँ पर प्लेसेंटा का प्रीमेच्योर सेपरेशन हो सकता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, जिसे हम एपीएच नाम दे रहे हैं। सेकेंड इटियोलॉजी, नेक्स्ट इटियोलॉजी है बिग सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, मीन्स अगर वो इम्प्लांट तो अपर सेगमेंट में ही हुआ है लेकिन उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है कि वो लोअर सेगमेंट या इंटरनल ओएस की बॉर्डर तक पहुंच रहा है, तो उसे भी हम कहेंगे कि ये एक कारण है जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया हो रहा है। डिफेक्टिव डेसिडुआ, अगर डेसिडुआ यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर, प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम के अंदर रिएक्शंस प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं अपर सेगमेंट में इम्प्लांट करने के लिए, तो भी एक मेन फैक्टर हो सकता है कि यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया स्टैब्लिश हो सकता है। अदर कॉजेज़ की बात करें तो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, स्कार, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मल्टीपैरिटी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में। अब प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग का क्या कारण है, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा लाइन लिख रखा है कि जैसे जैसे प्लेसेंटा की ग्रोथ स्लो डाउन होती है लेटर मंथ्स में, यानी कि लेटर मंथ्स बाद के महीनों में क्या होता है कि प्लेसेंटा की ग्रोथ धीरे धीरे स्लो डाउन होती है, जिसे हम प्लेसेंटल एजिंग बोलते हैं। तो जो लोअर सेगमेंट है वो प्रोग्रेसिवली डायलेट होता है। अब डायलेट होने के रीज़न हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, लेबर का स्टार्ट हो गया है तो लोअर सेगमेंट डायलेट होगा और जो इलास्टिक प्लेसेंटा है, इन इलास्टिक प्लेसेंटा, इन इलास्टिक प्लेसेंटा मतलब ऐसा प्लेसेंटा जो इलास्टिक नहीं है, प्लेसेंटा डायलेट नहीं हो सकता। तो जो प्लेसेंटा है वो अपने लोअर सेगमेंट में जहाँ वो अटैच था वहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है और यूटेरो प्लेसेंटल वेसल्स ओपन हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक मेजर कॉज है कि लोअर सेगमेंट डायलेट होगा, यूटेरो प्लेसेंटल वेसल्स ओपन होगी, प्लेसेंटा इलास्टिक है नहीं तो प्लेसेंटा सेपरेट होना चालू हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स की हम बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर 4 मेजर टाइप हैं। टाइप 1 जिसको हम लैटरल या लो लाइंग प्लेसेंटा बोल रहे हैं, टाइप 2 जिसको हम मार्जिनल प्लेसेंटा बोल रहे हैं, टाइप 3 जिसको हम इनकम्प्लीट एंड पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया बोल रहे हैं, एंड
लास्ट वन सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया जो कि टाइप 4 है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लो लाइन प्लेसेंटा मीन्स प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हुआ है लेकिन वो इंटरनल ओएस तक नहीं पहुँचा है, उसकी मार्जिन्स भी इंटरनल ओएस तक नहीं पहुँची है, इसे हम कहेंगे लो लाइन प्लेसेंटा। नेक्स्ट डायग्राम में है मार्जिनल प्लेसेंटा, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो लोअर सेगमेंट पे इम्प्लांट हुआ है लेकिन उसकी मार्जिन्स, ये देखिए आप, ये प्लेसेंटा की क्या है, मार्जिन्स हैं, और ये प्लेसेंटा की मार्जिन्स लोअर सेगमेंट में तक पहुंच गई है, तो इसे हमने क्या कहा, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। थर्ड है पार्शियल प्रीविया, यानी कि लोअर सेगमेंट में प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ है और उसने इंटरनल ओएस, ये देखिए इंटरनल ओएस को कम्प्लीटली कवर कर लिया है, लेकिन पार्शियल क्यों कहा हमने, अगर सर्विक्स को हम डायलेट करें तो ये हमें इंटरनल ओएस ओपन दिखाई देगा, ठीक है। और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में अगर सर्विक्स डायलेट हो चाहे नहीं हो, प्लेसेंटा ने इंटरनल सर्वाइकल ओएस को कंप्लीट तरीके से कवर कर लिया है, ये है सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। सो लो लाइन प्लेसेंटा में प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट पर इम्प्लांट हुआ है लेकिन मार्जिन्स भी इंटरनल ओएस तक नहीं पहुंची है और इंटरनल ओएस के ऊपर प्लेसेंटा नहीं आया है। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा की मार्जिन है वो इंटरनल ओएस तक पहुंच गई है लेकिन उसने इंटरनल ओएस को कवर नहीं किया है। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया में पार्शियली कवर कर लिया इंटरनल ओएस को, और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में कंप्लीटली इंटरनल ओएस को कवर कर लिया है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं लैटरल और लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। सो इस टाइप के अंदर क्या होता है कि प्लेसेंटा का जो मेजर पार्ट होता है वो अपर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है लेकिन बस उसकी लोअर मार्जिन जो है वो लोअर सेगमेंट तक पहुंचती है लेकिन ओएस तक नहीं पहुंची। क्या हुआ है यहाँ पर लो लाइन प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा जो है वो अपर सेगमेंट में ही लगभग इम्प्लांट हुआ है, अपर सेगमेंट के आसपास, लेकिन उसकी मार्जिन जो है वो लोअर सेगमेंट तक पहुंची है, उसने इंटरनल ओएस को कवर नहीं किया है। यहाँ पर पोस्ट एंटीपार्टम हेमरेज की रिस्क बहुत कम होती है। सेकेंड हम बात करते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हुआ है और प्लेसेंटा की मार्जिन्स इंटरनल ओएस तक पहुंच गई है लेकिन इंटरनल ओएस को कवर नहीं किया है, उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। सो इसके अंदर प्लेसेंटा की जो एजेस हैं वो इंटरनल ओएस तक पहुंच जाते हैं लेकिन उसको कवर नहीं करते हैं। अब इस पोजीशन को देखते हुए हम प्लेसेंटा को, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है टाइप 2 एंटीरियर एंड टाइप 2 पोस्टीरियर। सो इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि एंटीरियर प्लेसेंटा और पोस्टीरियर प्लेसेंटा क्या होता है। एंटीरियर प्लेसेंटा हम कब कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन है वो अपर सेगमेंट में हो रहा है लेकिन एंटीरियर साइड में हो रहा है, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो यूटेराइन वॉल के फ्रंट में है और यूटेराइन वॉल के बैक साइड में। यहाँ आप देख सकते हैं फीटस की बैक साइड पे क्या है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा, ये यूट्रस की वॉल है और बैक साइड पे है तो पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड पे है तो एंटीरियर प्लेसेंटा। सो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया की टू टाइप्स हैं, टाइप 2 एंटीरियर एंड टाइप 2 पोस्टीरियर। मार्जिनल में हो क्या रहा है कि जो प्लेसेंटा है उसकी मार्जिन्स इंटरनल ओएस तक पहुंच गई हैं लेकिन उसने कवर नहीं किया है। ये टू टाइप का हो सकता है, प्लेसेंटा एंटीरियर भी हो सकता है, प्लेसेंटा पोस्टीरियर भी हो सकता है। अगर प्लेसेंटा यूटेराइन वॉल के फ्रंट में है तो हम कहेंगे एंटीरियर प्लेसेंटा, टाइप 2 मार्जिनल, और अगर प्लेसेंटा यूटेराइन वॉल के बैक साइड में है यूट्रस की तो हम कहेंगे पोस्टीरियर प्लेसेंटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है, इंटरनल ओएस तक मार्जिन पहुँच गई लेकिन कवर नहीं किया है, बैक साइड में है तो ये पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 2। बात करते हैं हम टाइप 3 यानी कि इनकम्प्लीट और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि प्लेसेंटा इंटरनल ओएस को कवर कर लेता है लेकिन जब इंटरनल ओएस क्लोज है,
ठीक है। अगर इंटरनल ओएस ओपन है तो ये कवर नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्लेसेंटा इंटरनल ओएस को कवर कर लेता है। कब कवर करता है? जब इंटरनल ओएस क्लोज है तब प्लेसेंटा इंटरनल ओएस को कवर कर रहा है। लेकिन अगर इंटरनल ओएस फुली डायलेट है तो ये प्लेसेंटा इंटरनल ओएस को कवर नहीं करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंटरनल ओएस को कंप्लीट प्लेसेंटा ने कवर कर लिया है, लेकिन अगर इंटरनल ओएस डायलेट है फुल तो ये फुली कवर नहीं करता है। नेक्स्ट, कंप्लीट और सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। इस प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है, इंटरनल ओएस को कंप्लीटली कवर कर लेता है, चाहे इंटरनल ओएस डायलेट हो या नहीं हो। आप देख सकते हैं ये है सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया और ये कंप्लीट कवर कर रखा है ये इंटरनल ओएस, ये चाहे डायलेट हो चाहे कॉन्स्ट्रिक्ट हो, ये कवर करके रखता है इंटरनल ओएस को। प्लेसेंटा प्रीविया के साइन एंड सिम्टम्स से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा प्रीविया में जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी वो ब्लीडिंग पेनलेस होगी या पेनफुल होगी, टेंडर होगी, बहुत ज़्यादा होगी, कैसी होगी? तो उसके सवाल आपको यहाँ पे, सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको अनीमिया देखने को मिल सकता है और विजिबल ब्लड लॉस दिखेगा, लेकिन जो ब्लीडिंग होगी वो पेनलेस ब्लीडिंग होगी। सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में यूट्रस सॉफ्ट है, रिलैक्स है और किसी प्रकार की टेंडरनेस नहीं है। टेंडरनेस का मतलब क्या होगा? किसी भी ऑर्गन पे प्रेशर हम दे तो वहाँ पर आपको पेन नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर प्रेशर देने पे पेन हो रहा है तो वो चीज़ या वो ऑर्गन टेंडर है। हम यहाँ बात कर रहे हैं यूट्रस की। सो यूट्रस में टेंडरनेस नहीं है, यूट्रस पे हमने प्रेशर लगा के देखा, वहाँ दर्द नहीं हो रहा है, सॉफ्ट है, रिलैक्स है, टेंडरनेस नहीं है। फ्लोटिंग हेड, फीटस का जो हेड है वो फ्लोटिंग है, मीन्स वो फ्लॉट कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा नीचे की ओर इम्प्लांट हुआ है, तो प्लेसेंटा नीचे इम्प्लांट होगा तो इंगेजमेंट नहीं हो पाएगा हेड का, और फीटस का हेड जो है वो फ्लॉट करता रहेगा। नेक्स्ट, स्टालवर्दी साइन। सो टाइप 2 प्लेसेंटा जो है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मार्जिनल टाइप 2 पोस्टीरियर प्लेसेंटा की, तो वहाँ पर जो है वो स्टालवर्दी साइन प्रेजेंट होता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टालवर्दी साइन किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर जाएगा टाइप 2 पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा में स्टालवर्दी साइन प्रेजेंट होता है। अब स्टालवर्दी साइन होता क्या है कि जब फीटस के हेड को नीचे की ओर प्रेस किया जाता है पेल्विस में, तो वो फटाफट से ऊपर आ जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टालवर्दी साइन। यानी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर मार्जिनल टाइप 2 पोस्टीरियर प्लेसेंटा है और फीटस की हार्ट रेट जो है वो स्लो यहाँ पर आती है। नेक्स्ट साइन सिम्टम है वेजाइनल ब्लीडिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है, प्लेसेंटा प्रीविया का क्लासिकल साइन है। यहाँ पर जो ब्लीडिंग होगी वो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। पेनफुल ब्लीडिंग होगी प्लेसेंटा एब्रेप्शिया में, लेकिन पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी प्लेसेंटा प्रीविया में। सो जो वेजाइनल ब्लीडिंग है इसका क्लासिकल साइन है, ये वेजाइनल ब्लीडिंग पेनलेस होती है, कॉजलेस होती है, सडन इसका ऑनसेट होता है, और ज़्यादातर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में होती है या सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में ये ब्लीडिंग होती है। फीटल हार्ट रेट को हम इजीली सुन सकते हैं, फीटल पार्ट्स को हम पैल्पेट कर सकते हैं, और प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस के अंदर माल प्रेजेंटेशंस बहुत कॉमन होता है, या तो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन या बीच प्रेजेंटेशन ज़्यादा पाया जाता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कंफर्म कर देगी प्लेसेंटा की लोकेशन को। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, सो जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, सीवियर केसेस के अंदर शॉक में जा सकती है फीमेल, माल प्रेजेंटेशंस कॉमन होते हैं, प्री मेच्योर लेबर में जा सकती है, और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से डेथ भी हो सकती है। ड्यूरिंग लेबर अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। मीन्स क्या होगा कि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स हैं उनका जल्दी रप्चर हो जाना, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है, हो सकता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस
कि डिलीवर आउट होने से पहले ही बाहर आ जाए। सर्विक्स का डायलेटेशन स्लो हो सकता है, इंट्रापार्टम हेमरेज हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का कोई ना कोई पार्ट अंदर रह सकता है। सर्विक्स या लोअर सेगमेंट को ट्रॉमा भी हो सकता है। ड्यूरिंग पिपेरियम सेप्सिस, सब इन्वॉल्यूशन एंड एम्बोलिज्म। फीटल कॉम्प्लिकेशंस में हम बात करते हैं एस्फिक्सिया प्रेजेंट हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, बर्थ इंजरी, मैटरनल एंड फीटल मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी, लो बर्थ वेट, ये कॉमन है। प्लेसेंटा प्रीविया के मैनेजमेंट की हम बात करें तो कुछ जनरल मेजर्स हैं यहाँ पे। वो जनरल मेजर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हैं प्रिवेंशन मेजर्स में जो फीमेल है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एंटीनेटल केयर उसको एडिक्वेट मिलनी चाहिए। जो कम से कम 4 एंटीनेटल विजिट ऑर्गेनाइज की जाती है, तो वो 4 एंटीनेटल विजिट वो ले। 4 नहीं ले सके तो कम से कम 3 एंटीनेटल विजिट तो वो ले। उस एंटीनेटल विजिट में उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जाता है, देन उसको एडवाइस दी जाती है और इसेंशियल ड्रग्स उसको दी जाती है। तो यहाँ पर एंटीनेटल केयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मदर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और अनीमिया का करेक्शन करने के लिए हमें एंटीनेटल केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट 20 वीक पे जो यूएसजी होगी वो क्या करेगी? वो प्लेसेंटा की लोकेशन को कंफर्म कर देगी कि लो लाइंग प्लेसेंटा है तो वो किस जगह पर है और कितना वो इंटरनल ओएस से दूर है या पास है। और जनरल मेजर प्रिवेंशन मेजर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि हेमरेज को इग्नोर नहीं करना है। अगर लगातार बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, एक अप्रोप्रिएट मेजर की यहाँ पर ज़रूरत है। एट होम, यानी कि कुछ ऐसे मेजर्स, अगर घर पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो घर पे क्या कर सकते हैं कि इमिडिएटली पुट ऑन बेड। प्लेसेंटा प्रीविया का एक बहुत ही अच्छा होम मैनेजमेंट हम कह सकते हैं कि ऐसे पेशेंट को बेड रेस्ट पे रखें। तो अगर ब्लीडिंग घर पे स्टार्ट हो गई है, पेनलेस ब्लीडिंग, तो पेशेंट को फटाफट से बेड पे लेटा दें और उसके क्लॉथिंग्स को चेक करें कि ब्लड लॉस कितना हुआ है। क्विक जेंटल एग्जामिनेशन किया जाए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर क्या है कि पर वेजाइनल एग्जामिनेशंस जो हैं उनको अवॉइड करना है प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करना है पेशेंट को अगर सिचुएशन ज़्यादा वर्सन हो गई है तो। सो पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए इक्विप्ड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, इमरजेंसी की, सब वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। अगर बेबी डिलीवर आउट हो गया या फीटस डिलीवर आउट हो गया तो सिजेरियन सेक्शन और NICU, इन सब की फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। IV रिंगल लेक्टेट स्टार्ट करना है और वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यू रखना है। ब्लड डोनर्स के लिए अरेंज करना है क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर पोस्टपार्टम हेमरेज की रिस्क हो सकती है और प्लेसेंटा प्रीविया एंटीपार्टम हेमरेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है। हॉस्पिटल में एडमिशन के समय हमें असेसमेंट करना है कि कितना ब्लीडिंग हुआ है और मदर और फीटस की कंडीशन कैसी है, प्लेसेंटा की लोकेशन कैसी है और प्रेगनेंसी की क्या स्टेज चल रही है। मीन्स हम लेबर को इंड्यूस करवा सकते हैं या सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं, फीटल मैच्योर हुआ है फीटस या नहीं हुआ है। तो उन सब चीज़ों को हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना है और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर इमीडिएट अटेंशन, केस का असेसमेंट करना है। इसके अंदर ब्लड लॉस को अमाउंट को चेक करना है, असेसमेंट करना है, फीटल हार्ट रेट को चेक करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने ताकि हम टेंडरनेस का पता चला सकें, इंस्पेक्शन करना है वल्वा का ताकि हम एक्टिव ब्लीडिंग को देख सकें कहाँ से हो रही है, और ब्लड का सैंपल लेना है, HB ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग। अगर हमें ज़रूरत पड़े डोनर्स की तो हम उसे फटाफट अरेंज करके रखें तो हमें जल्दी से ब्लड अवेलेबल हो जाए और मोर्टेलिटी से हम बचा सकें। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पर जो है वो 3 तरह के मैनेजमेंट है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट दिया हुआ है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट है एंड स्कीम ऑफ मैनेजमेंट।
सो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट की हम बात करें तो जॉनसन एंड मैफली प्रोटोकॉल 1945 में दिया गया। किन किन लोगों को हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट देंगे, यानी कि हमें पता है कि इस पेशेंट के प्लेसेंटा प्रीविया है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मैनेजमेंट देना है। तो अगर गेस्टेशनल एज 37 वीक से ज़्यादा है, ब्लीडिंग जो है वो 500 ml से कम है, पेशेंट लेबर में नहीं है और मदर और फीटस इमरजेंसी में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, मीन्स वेट एंड वॉच। प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है और ऐसे रूम में रखें जहाँ पर बाथरूम की और टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हो। नेक्स्ट मैनेजमेंट का मेज़र है कि जो वल्वल पैड्स सैनिटरी पैड्स जो दिए जा रहे हैं उनका इंस्पेक्शन करते रहें, उनको आइडेंटिफाई करते रहें कि हमें ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कितने टाइम में वो पूरा पैड सैचुरेट हो रहा है, उससे पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कितना हुआ है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस, फीटल सर्विलेंस, यानी कि फीटस का समय समय पर हर 2-3 हफ्ते में अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते रहें, उसका सर्विलेंस करवाते रहें। सप्लीमेंट्री हीमेटेनिक्स दिए जाएं जो क्या करेंगे, ब्लड के लेवल को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। मिनिमल एम्बुलेशन व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप्स, अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है तो थोड़ा बहुत चलना फिरना स्टार्ट किया जा सकता है। और जितना भी मैटरनल ब्लड लॉस हुआ है उसको करेक्ट करना है, चाहे वो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड हो चाहे वो फार्मेकोलॉजिकल मेथड हो। तो ये सारा जो है वो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी कोई डिलीवरी नहीं करवाई गई है, बस वेट एंड वॉच किया गया है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट की हम बात करें तो कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पर हमें डेफिनेटिव मैनेजमेंट देना है। 37 वीक से ज़्यादा की ब्लीडिंग है, प्लस पेशेंट जो है लेबर में है, एक्टिव लेबर पेन्स उसको आ रहे हैं और कंटिन्यू एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है जिसे हम मॉडरेट ब्लीडिंग बोल सकते हैं। उन केसेस के अंदर हमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेना होगा, हमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करना होगा। मीजर्स, यहाँ पर डिलीवरी के 2 मीजर्स हो सकते हैं, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाई जाए, ठीक है, और या फिर सिजेरियन सेक्शन करवाया जाए। अगर जो प्लेसेंटा प्रीविया है और अगर प्लेसेंटा के जो एजेस हैं वो इंटरनल ओएल से 3 सेंटीमीटर दूर हैं तो हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। और अगर 2 सेंटीमीटर की पेरीफेरी में अगर प्लेसेंटा के एजेस हैं तो हमें सिजेरियन सेक्शन करना होगा। स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। सो प्लेसेंटा प्रीविया के मैनेजमेंट में हमने डेफिनेटिव मैनेजमेंट देखा, वेट एंड वॉच एंड सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, देन उसके बाद हमें डेफिनेटिव मैनेजमेंट देखा। सो डेफिनेटिव मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या देखा कि हमें जो ब्लड लॉस को करेक्ट करना है और एक्टिव ब्लीडिंग को असेस करना है। 37 वीक का लेबर हो गया है, पेशेंट लेबर में है, तो हमें सिजेरियन सेक्शन और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करना है। स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जितने भी एंटीपार्टम हेमरेज के पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनका जनरल और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है, उनका क्लिनिकल असेसमेंट किया जाता है ब्लड लॉस का कि उनका कितना ब्लड लॉस हुआ है, उनकी प्लेसेंटा की लोकेशन को यूएसजी से कंफर्म किया जाता है, हीमोग्लोबिन एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग की जाती है और डोनर्स को अरेंज किया जाता है। ये काम तो सबसे पहले करना है सारे एंटीपार्टम हेमरेज के केसेस का। फिर हम बात करेंगे 2 टाइप्स का मैनेजमेंट, या तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट होगा या एक्टिव मैनेजमेंट होगा। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में हमने क्या क्या इंडिकेशंस देखे थे कि प्रेगनेंसी 37 वीक से कम की है, फीटल हार्ट साउंड गुड नहीं है, फीटल हार्ट साउंड जो है नॉर्मल है और पेशेंट स्टेबल है, कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, उस केसेस में हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्या होगा, 37 वीक से पहले का प्रेगनेंसी है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, उस प्रेगनेंसी को 37 वीक तक खींच कर लाएंगे कम से कम। नेक्स्ट एक्टिव मैनेजमेंट में किन किन केसेस में हम करेंगे, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट है, पेशेंट लेबर में है, 37 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है और एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस ब्लीडिंग को, तो हम उसमें एक्टिव मैनेजमेंट या डेफिनेटिव मैनेजमेंट करेंगे।
तो दोनों ही केसेस के अंदर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के एविडेंस लिए जाएंगे ताकि हम कवर कर सकें कि प्लेसेंटा की लोकेशन कहाँ पर है और हमें किस तरीके के मेजर्स को यूज़ करना है। सो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में ये डिसाइड हुआ कि प्लेसेंटा के जो एजेस हैं वो इंटरनल ओएस से 2 से 3 सेंटीमीटर दूर हैं। अब दूर हैं तो उन केस में हम क्या कर रहे हैं, डबल सेटअप एग्जामिनेशन कर रहे हैं। डबल सेटअप एग्जामिनेशन क्या होता है, ये ओटी के अंदर इंटरनल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है और कंडीशन देखा जाता है कि अगर टाइप 1 या टाइप 2 एंटीरियर प्लेसेंटा है, मीन्स टाइप 1 या टाइप 2 एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उस केस में आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर दिया जाता है और ऑक्सीटोसिन दे दिया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन देने के बाद में ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, मीन्स ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करेगा। तो सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस हो गई है, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही प्रोग्रेस चल रहा है लेबर का, और ब्लीडिंग नहीं है, स्टॉप हो गई, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करा देंगे। और अगर ऑक्सीटोसिन देने के बाद भी ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो हम सिजेरियन सेक्शन कराएंगे। तो डबल सेटअप एग्जामिनेशन क्या होता है, यहाँ पर दोनों टाइप की ट्रे रेडी रखी जाती है और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए या नीड को ध्यान में रखते हुए या तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवा दी जाती है ऑक्सीटोसिन लगाकर, या फिर सिजेरियन सेक्शन करवा दिया जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, डबल सेटअप एग्जामिनेशन या डबल सेटअप ट्रे किस कंडीशन में या किस डायग्नोसिस में यूज़ की जाती है, तो वो है हमारा प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ पर दोनों तैयारी रखी जाती है, अवेलेबल है तो नॉर्मल करा दो, नहीं हो पा रहा है तो सिजेरियन करा दो। बात करते हैं हम अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी एविडेंस में, अगर प्लेसेंटा के एजेस इंटरनल ओएस के 2 सेंटीमीटर की पेरीफेरी में है तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, किसी भी प्रकार का कोई इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करना है, डायरेक्ट हमें सिजेरियन सेक्शन के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है कंसेंट के बाद। यहाँ पर डबल सेटअप एग्जामिनेशन को थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। तो डबल सेटअप एग्जामिनेशन में 2 टीम अप्रोच यूज़ की जाती है। फर्स्ट टीम जो है वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए रेडी रहती है और सेकंड टीम सिजेरियन सेक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेडी रहती है। तो यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर डबल सेटअप ट्रे मैनेज की जाती है, तो वो है प्लेसेंटा प्रीविया। सो डबल सेटअप एग्जामिनेशन ऑपरेटिंग रूम में रेयरली परफॉर्म किया जाता है। केसेस के अंदर हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और सिजेरियन सेक्शन को फॉलो किया जाता है। प्लेसेंटल एजेस को पैल्पेट किया जाता है, फीटल हेड को पैल्पेट किया जाता है और इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब हाई रिस्क ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड लॉस, प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस के अंदर ब्लड लॉस किस स्टेज में ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो वो होगा एंटीपार्टम हेमरेज, यानी कि ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस ब्लड लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो यूट्राइन इंसिजन लगाते समय प्लेसेंटा में भी कट लगा सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया के साथ में एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन से कंडीशंस एसोसिएट होने लग जाते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के साथ या फाउंड हो सकते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया के साथ में प्लेसेंटा एक्रीटा की कंडीशन भी ज़्यादा देखने को मिलती है, कॉमन है। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सिजेरियन डिलीवरी अंडर रीजनल एनेस्थीसिया। हम प्लेसेंटा प्रीविया के मैनेजमेंट में हम बेस्ट ऑप्शन होता है कि सिजेरियन सेक्शन करवा दिया जाए। अगर कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है तो, या फीटल हेड इंगेज नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में हम बिना सोचे समझे प्लेसेंटा प्रीविया के केस के अंदर सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हमको 4 कंडीशन दिखाई दे रही है। ये फर्स्ट कंडीशन है नॉर्मल डेसिडुआ, यानी कि नॉर्मल एंडोमेट्रियम में प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ है, ठीक है। और ये जो आपको खाली पार्ट दिखाई दे रहा है ये है पूरा मायोमेट्रियम। तो प्लेसेंटा एक्रीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेट 75 से 78% अकाउंट करता है, यानी कि एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन बोल सकते हैं प्लेसेंटा का।
प्लेसेंटा नॉर्मली एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हुआ है तो नॉर्मल डेसिड हुआ है। अगर वह 75 से 78% केसेस में एक्रीटा मीन्स ये मायोमेट्रियम में इम्प्लांट हुआ है, सरफेस में थोड़ा डीप गया है तो उसे हम कहेंगे एक्रीटा। मायोमेट्रियम में डीपली इम्प्लांट हो गया है तो उसे हम कहेंगे इनक्रीटा। और मायोमेट्रियम को इन्वेड कर दिया है कंप्लीट, पेरीमेट्रियम को भी इन्वेड कर दिया, यूट्रस के बाहर जो निकल गया है उसे हम कहेंगे परक्रीटा। तो मोस्ट ऑफ केसेस में प्लेसेंटा एक्रीटा के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के साथ। सो यहाँ पर हमारा प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड कॉज एब्रैप्शियो प्लेसेंटे। सो जो एब्रैप्शियो प्लेसेंटे है वो एंटीपार्टम हेमरेज का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जहाँ पर ब्लीडिंग जो है वो किस वजह से हो रही है, प्री मेच्योर सेपरेशन की वजह से। यानी कि जो प्लेसेंटा है वो तो नॉर्मली इम्प्लांटेड है, लेकिन ब्लीडिंग यहाँ पर क्यों हो रही है, प्लेसेंटा प्री मेच्योर यानी कि समय से पहले ही सेपरेट आउट हो गया है यूट्राइन वॉल से। सो उस केस में हम क्या कहेंगे, एंटीपार्टम हेमरेज ब्लीडिंग एब्रप्शियो प्लेसेंटे की वजह से है, क्योंकि प्लेसेंटा तो नॉर्मली सिचुएटेड है अपर सेगमेंट में, लेकिन वो प्री मैच्योरली सेपरेट आउट हो गया है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। एब्रप्शियो प्लेसेंटे के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो ऑलवेज मैटरनल ब्लीडिंग होती है, लेकिन प्लेसेंटा अगर टीयर हो गया, प्लेसेंटा लेसरेट हो गया, प्लेसेंटा फट गया तो वो फीटल ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है। सो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एब्रप्शियो प्लेसेंटे में जो ब्लीडिंग है वो मैटरनल ओरिजिन है या फीटल ओरिजिन है। तो आंसर जाएगा मोस्ट ऑफ ब्लीडिंग ऑलमोस्ट मैटरनल ओरिजिन की है, लेकिन अगर प्लेसेंटा का टीयर हो गया तो उस केस में जो ब्लीडिंग होगी वो फीटल ब्लीडिंग भी हो सकती है। एब्रप्शियो प्लेसेंटे की बात की जाए तो 200 में से एक प्रेगनेंसी में एब्रप्शियो प्लेसेंटा प्रीमेच्योर सेपरेट आउट हो सकता है प्लेसेंटा, और 15 से 20 पेरीनेटल मोर्टेलिटी है और 2 से 5% मैटरनल मोर्टेलिटी है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा की एटियोलॉजी की हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्लेसेंटा प्री मैच्योरली सेपरेट आउट हो सकता है और जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सो इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है। मोस्ट ऑफ केसेस में हमें पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है। नेक्स्ट कॉज है हाई बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसीज। अगर बार बार प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो रही है, बार बार कंसीव कर रही है, मल्टीप्लिकेटिव मदर है, तो रिपीटेड कंसीव करने की वजह से यूट्राइन वॉल वीक हो जाती है और वो कम्प्लीटली प्लेसेंटा को एडहेयर करके नहीं रख पाती है और प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट हो सकता है। एडवांसिंग मैटरनल एज, अगर फीमेल की एज 35 साल या इससे ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे एडवांसिंग मैटरनल एज। तो एडवांसिंग मैटरनल एज की कंडीशन में पुअर डेसिडुअल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो कम्प्लीटली वर्कआउट नहीं कर पाती, प्लेसेंटा को एडहेयर नहीं रख पाती है और प्रीमेच्योरली सेपरेट आउट हो सकता है। अगर मदर पुअर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में है, माल न्यूट्रिशन है, तो उन केसेस के अंदर भी वो भी प्लेसेंटा को होल्ड नहीं कर पाती है। सिगरेट स्मोकिंग के केस के अंदर वेसोस्पाज्म हो जाता है और इसी वेसोस्पाज्म होने की वजह से प्लेसेंटा में जो ब्लड सप्लाई है अफेक्ट होती है और हो सकता है कि वो अटैचमेंट वहाँ से उसका हटने लग जाए, वो धीरे धीरे सेपरेट आउट होने लग जाए। नेक्स्ट कॉज है यहाँ पर शॉर्ट कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड की वजह से मैकेनिकल पुलिंग होती है। नॉर्मली हम अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ की बात करते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड की नॉर्मल लेंथ होती है 55 सेंटीमीटर। तो जो नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ है 55 सेंटीमीटर, जब फीटस मूव करता है तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करती है फीटस को कि वो सारी दिशाओं में मूव कर सकता है। लेकिन शॉर्ट कॉर्ड के केस में क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर या इससे कम रह जाती है। तो उन केसेस के अंदर क्या होता है कि फीटस को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है, ठीक है, पूरी फीटस जो है वो अपनी इच्छा से यूट्राइन कैविटी के अंदर मूवमेंट नहीं कर पाता है और वो फोर्स लगाता है, तो उस फोर्स की वजह से हो सकता है कि प्लेसेंटा के ऊपर मैकेनिकल पुलिंग हो जाए और वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट कॉज है निडल इंजरी, एक्सीडेंट, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। तो ये सब ट्रॉमा कॉज करते हैं और ट्रॉमा की वजह से भी प्लेसेंटा सेपरेट आउट हो सकता है। नेक्स्ट पुअर प्लेसेंटेशन, अगर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया है तो डिफेक्टिव
एब्रप्शो प्लेसेंटा कर सकता है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन एबनॉर्मल हुआ है या उसमें कोई सेप्टम है जिसकी वजह से भी एब्रप्शो प्लेसेंटे हो सकते हैं। टॉर्जन ऑफ यूट्रस, प्लेसेंटल एनोमलीज जैसे कि सर्कमविलेट प्लेसेंटा, इन केसेस के अंदर भी एब्रप्शो प्लेसेंटे देखा गया है। बात करते हैं हम एब्रप्शो प्लेसेंटे के टाइप्स। सो यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप्स हैं, कंसील्ड, रिवील्ड एंड मिक्स्ड। सो एब्रप्शो प्लेसेंटे के टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। रिवील्ड एब्रप्शो प्लेसेंटे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रिवील्ड मतलब जो ब्लड लॉस है वो क्या हो रहा है, विजिबल ब्लड लॉस हो रहा है। सो इसके जो 3 टाइप हुए, रिवील्ड एब्रप्शो, कंसील्ड एब्रप्शो एंड मिक्स्ड एब्रप्शो प्लेसेंटे। सो रिवील्ड एब्रप्शो प्लेसेंटे इसका मोस्ट कॉमन टाइप है और रिवील्ड एब्रप्शो प्लेसेंटे में विजिबल ब्लड लॉस होता है, प्लेसेंटा सेपरेट आउट होता है, ब्लड रिलीज होता है। ब्लड रिलीज होने के बाद वो फटाफट से प्लेसेंटल मार्जिन्स के ऊपर रन होता है, देन उसके बाद अपना रास्ता बनाता है, वो मेम्ब्रेन से होता हुआ यूट्राइन वॉल में नीचे की ओर आता है, इंटरनल वॉइस ऑफ सर्विक्स से बाहर आ जाता है। सो रिवील्ड एब्रप्शो प्लेसेंटा में ऑलवेज जो ब्लीडिंग होगी वो विजिबल ब्लड लॉस होगा और ये मोस्ट कॉमन टाइप है एब्रप्शो प्लेसेंटा का। इसके अंदर प्लेसेंटा सेपरेट आउट होने के बाद में ब्लड रिलीज करता है और फटाफट से वो नीचे की ओर आता है, प्लेसेंटा की मार्जिन्स तक पहुंचता है, अपना रास्ता बनाते हुए मेम्ब्रेन्स के बीच में होते हुए यूट्राइन वॉल में नीचे की ओर आता है, इंटरनल वॉइस ऑफ सर्विक्स से वेजाइना के थ्रू बाहर चला जाता है। कंसील्ड एब्रप्शो प्लेसेंटा में ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाता है। कहाँ कलेक्ट होगा ब्लड, मेम्ब्रेन्स और डेसिडुआ, यानी जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन है और जो डेसिडुआ है उनके बीच में ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, सर्विक्स से वो प्लेसेंटा का जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पर कंसील्ड एब्रप्शो प्लेसेंटा में क्या होगा, इनविजिबल ब्लड लॉस होगा, यानी कि ब्लड सर्विक्स से बाहर विजिबल नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि ब्लीडिंग हो रही है अंदर, वो अंदर ही अंदर इकट्ठी होती चली जाएगी। मिक्स्ड एब्रप्शो प्लेसेंटा ये अनकॉमन है और इसके अंदर क्या होता है कि प्लेसेंटा सेपरेट आउट हुआ, ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ पार्ट तो ब्लड का वहाँ पर कंसील्ड हो जाता है, मीन्स कलेक्ट होना लग जाता है, और कुछ पार्ट जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है रिवील्ड फॉर्म में। एब्रप्शो प्लेसेंटा में हम इजीली समझ सकते हैं कि जो ए वाला पार्ट है यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है ये प्लेसेंटा है और ये प्लेसेंटा, ये कंप्लीट प्लेसेंटा है और ये प्लेसेंटा जो है यहाँ से सेपरेट आउट होने लग गया और ये वेजाइना के थ्रू बाहर आ रहा है, सर्विक्स के थ्रू बाहर आ रहा है, ये विजिबल ब्लड लॉस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि ये रिवील्ड टाइप है। कौन सा टाइप है, ये रिवील्ड। और ये जो है बी वाला ये कंसील्ड टाइप है, यहाँ पर जो ब्लड लॉस आप देख सकते हैं ये है कंसील्ड टाइप। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंसील्ड टाइप ही है लेकिन ये थोड़ा लार्ज है। ठीक है, प्लेसेंटा जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट हो गया, देख सकते हैं आप, कहीं भी ये यूट्राइन वॉल से अटैच नहीं है, प्लेसेंटा पूरा सेपरेट हो चुका है और ज़्यादा मात्रा में ब्लड वहाँ इकट्ठा हो गया है। कंसील्ड और रिवील्ड एब्रप्शो का एक और डायग्राम है यहाँ पर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि रिवील्ड कौन सा है और कंसील्ड कौन सा है, तो इसको देख के आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, विजिबल ब्लड लॉस हो रहा है और यहाँ से प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, अपना रास्ता बनाता हुआ बाहर की ओर आ गया, जबकि कंसील्ड एब्रप्शो प्लेसेंटा में ऐसा नहीं है, वहाँ पे इकट्ठा होकर बाहर नहीं आया है। तो इन दोनों को देख के हम पहचान सकते हैं कि जो रिवील्ड है वो विजिबल ब्लड लॉस करता है। क्लिनिकल फीचर्स को हम देखें तो कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे रिवील्ड के अंदर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग होती है लेकिन थोड़ी कम मात्रा में होती है। कंसील्ड या मिक्स्ड, इन दोनों में क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। ब्लीडिंग का कैरेक्टर देखें तो रिवील्ड के अंदर डार्क कलर की ब्लीडिंग होती है और कंसील्ड के अंदर डार्क कलर की ब्लीडिंग के साथ में सीरियस ड्रेनेज या ब्लड के क्लॉट्स भी वहाँ पर हो सकते हैं। जनरल कंडीशन, पेशेंट की जनरल कंडीशन रिवील्ड में क्या होगा, हमने क्या बात की कि यहाँ पर विजिबल ब्लड लॉस होता है। तो जो जनरल कंडीशन होगी वो अकॉर्डिंग टू विजिबल ब्लड लॉस, जितना ब्लड लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पर शॉक देखने को मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली रिवील्ड वाले केसेस में शॉक देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि विजिबल ब्लड लॉस है तो उसका मैनेजमेंट कर लिया जाता है। हमें पता चल रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है तो हम उस ब्लीडिंग को कॉम्पैक्ट कर लेते हैं, उसके लिए मेजर्स ले लेते हैं। लेकिन कंसील्ड और मिक्स्ड टाइप में क्या होता
सकता है। क्यों? क्योंकि हमें विजिबल ब्लड लॉस का पता ही नहीं है, क्योंकि ब्लड तो बाहर आ ही नहीं रहा, तो हम उसका आइडिया नहीं लगा सकते। नेक्स्ट बात करते हैं पैलर। तो रिवील के अंदर जितना ब्लड लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग पैलर की कंडीशन आती है, और कंसील में आउट ऑफ प्रोपोर्शन रहता है, सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाती है। प्री-एक्लेम्पसिया कंसील्ड एब्रप्शन प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है। यूट्रस की हाइट की बात करें तो रिवील्ड में जितनी गेस्टेशन एज है उसके अकॉर्डिंग यूट्रस की हाइट रहती है, लेकिन कंसील्ड में क्या होता है कि वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता चला गया ब्लड, तो वो गेस्टेशनल हाइट जो है वो ज़्यादा आएगी। जो यूट्रस है वो ज़्यादा मात्रा में ग्लोबुलर हो जाता है। क्यों ग्लोबुलर हो गया? क्योंकि वहाँ पर ब्लड कलेक्ट होता चला गया, इसलिए वो गेस्टेशनल एज से ज़्यादा एनलार्ज दिखाई देता है। फीटल पार्ट्स को हम रिवील्ड में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कंसील के अंदर फीटल पार्ट आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। फीटल हर्ट्स साउंड रिवील्ड में प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर यूजुअली एब्सेंट होती है। यूरिन के आउटपुट की बात करें तो कंसील्ड टाइप में यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एक फीमेल आई है जिसको ब्लीडिंग पर वेजाइनम है, उसको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, उसका यूरिन आउटपुट डिमिनिश हो गया है, उसकी जो गेस्टेशन यूट्रस की हाइट है वो गेस्टेशन एज की हाइट से ज़्यादा आ रही है, आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको प्री-एक्लेम्पसिया भी प्रेजेंट है, तो वहाँ आपका आंसर जाएगा कि कंसील्ड एब्रप्शन प्लेसेंटा। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो यूरिन प्रोटीन कंसील्ड एब्रप्शन प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है, और कोएगुलेशन प्रोफाइल में प्लेटलेट काउंट, फाइब्रिनोजन काउंट कम हो जाते हैं, क्लोटिंग टाइम बढ़ जाता है, और हेमेटोक्रिट वैल्यूज भी हैं वो बहुत ही कम वैल्यूज हो जाती है कंसील्ड में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है? ऐसे कौन कौन से डायग्नोसिस हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जिनमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है तो ये एब्रप्शन प्लेसेंटा की वजह से हो रही है या कोई और कारण है। तो वो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उन्हें हम कहेंगे कंफ्यूजिंग डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सो रिवील टाइप का जो एब्रप्शन प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा प्रीविया के से भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि विजिबल ब्लड लॉस हो रहा है, और हमने देखा था कि प्लेसेंटा प्रीविया में भी विजिबल ब्लड लॉस हो रहा था। फिर वहाँ पर क्या आइडेंटिफाई हुआ? पेनलेस और पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग। और पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है तो क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया, और अगर पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग है तो होगा प्लेसेंटा एब्रप्शन। लेकिन कभी कभी जो है वो डायग्नोस करने में कंफ्यूजन हो जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया है या एब्रप्शन, तो वहाँ पर उस वेजाइनल ब्लीडिंग के कैरेक्टर को देखा जाता है कि ये पेनलेस है या पेनफुल है। इसके अलावा जो कंसील और मिक्स टाइप के जो प्लेसेंटा एब्रप्शन है वो यूट्रस रप्चर हो गया हो क्या पता, या रेक्टल शीट हेमेटोमा हो गया हो, इंटेस्टाइनल अपेंडिकुलर परफोरेशन की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, या ओवरियन ट्यूमर की वजह से, या टॉनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और वॉल्वुलस, इन सब की वजह से भी एब्रप्शन प्लेसेंटा कंफ्यूज किया जा सकता है। इन सब में भी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी और एब्रप्शन प्लेसेंटा में भी होगी, तो हम एट अ टाइम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाएगा? फिर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी परफॉर्म की जाती है, एग्जैक्ट कॉज का पता चलाया जाता है, प्लेसेंटा को इंस्पेक्ट किया जाता है। अगर प्लेसेंटा सेपरेट आउट हो गया है तो वहाँ पर ब्लड का कलेक्शन हमें दिख जाएगा, या फिर हमें प्लेसेंटा की मार्जिन्स दिख जाएंगी, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉज एब्रप्शन प्लेसेंटा है या नहीं है। रिवील्ड टाइप कंफ्यूज किया जाता है प्लेसेंटा प्रीविया से, और कंसील्ड टाइप के इतने डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। क्लिनिकल ग्रेडिंग और डिग्री ऑफ एब्रप्शन प्लेसेंटा। एब्रप्शन प्लेसेंटा का डिग्री दिया हुआ है, यहाँ बेसिकली 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। ग्रेड 0 हम कब कहेंगे? जब किसी भी प्रकार का कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, और डायग्नोसिस कैसे हमने बनाया? प्लेसेंटा को हमने इंस्पेक्ट किया, जब डिलीवरी हो गई और उस समय जब हमने इंस्पेक्ट किया तब हमें पता चला, बाकी इसके पहले हमें पता नहीं चला, तो उसे हम कहेंगे ग्रेड 0। मीन्स ग्रेड 0 में क्या होगा? किसी प्रकार के कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं थे, किसी प्रकार की कोई वेजाइनल ब्लीडिंग, पेन, टेंडरनेस या कोएगुलेशन प्रोफाइल, हेमेटोक्रिट, इन सब में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं था। और हमें पता कैसे चला? हमें पता चला जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हुई तब हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर एब्रप्शन प्लेसेंटा के केस हैं। नेक्स्ट है ग्रेड 1। 40% केसेस में ग्रेड 1 होता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, पेशेंट इरिटेबल होता है, यूट्रस को एग्जामिन हमने किया तो थोड़ा टेंडर मिलता है। टेंडर का मीन्स यूट्रस पे प्रेशर हम देंगे
तो उसमें पेन होगा। फीटल हार्ट साउंड गुड है, मैटरनल बीपी और फाइब्रिनोजन अनअफेक्टेड होते हैं। ग्रेड 2 वाले केस में 45% केसेस में ग्रेड 2 प्लेसेंटा एब्रेप्शन डेवलप होता है। इसके अंदर मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग रहती है, यूट्रस की जो टेंडरनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि ग्रेड 1 में जो टेंडरनेस की मिनिमम थी या नहीं थी, लेकिन ग्रेड 2 में जो टेंडरनेस है वो बहुत ज़्यादा होगी, हमेशा प्रेजेंट रहेगी। मैटरनल बीपी और पल्स बढ़ जाएंगे, फाइब्रिनोजन लेवल कम हो जाएगा। एब्सेंट शॉक, फीटल डिस्ट्रेस एंड शॉक। ग्रेड 3 की हम बात करें तो 15% केसेस के अंदर एब्रेप्शन प्लेसेंटा ग्रेड 3 डेवलप होता है। इसके अंदर ब्लीडिंग जो है वो सीवियर ब्लीडिंग होती है, यूट्रस में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस रहेगी, शॉक हमेशा प्रेजेंट रहेगा। फीटस की डेथ जो रूल है, यानी कि ग्रेड 3 किसी को डेवलप हो गया तो फीटस डेड हो चुका है, ऐसा माना जाता है या ऐसा होता ही है कि ग्रेड 3 एब्रेप्शन प्लेसेंटा है तो फीटस डेड हो जाता है। कोएगुलेशन डिफेक्ट्स और एनीमिया वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो क्लिनिकल ग्रेडिंग की हम बात की जाए तो ग्रेड 0 में हमने देखा किसी प्रकार का कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है। जब प्लेसेंटा डिलीवर आउट हुआ डिलीवरी के समय, उस समय हमने इंस्पेक्ट किया कि ये तो पहले सेपरेट आउट हो चुका था। नेक्स्ट, ग्रेड 1 के अंदर 40% केसेस के अंदर ग्रेड 1 डेवलप होता है, वहाँ पर थोड़ी बहुत वेजाइनल ब्लीडिंग रहती है, पेशेंट थोड़ा इरिटेबल हो सकता है, यूट्रस की जो टेंडरनेस है वो मिनिमम होती है, फीटल हार्ट साउंड गुड है और मैटरनल बीपी फाइब्रिनोजन अफेक्ट नहीं होते। ग्रेड 2 45% केसेस के अंदर ग्रेड 2 एब्रेप्शन प्लेसेंटा डेवलप होता है, मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग यहाँ देखने को मिलती है, यूट्रस की टेंडरनेस हमेशा प्रेजेंट रहेगी, मैटरनल बीपी और पल्स बढ़ जाते हैं, फाइब्रिनोजन कम हो जाता है, शॉक नहीं है यहाँ पर, फीटस डिस्ट्रेस में चला जाता है, हो सकता है शॉक में चला जाए। ग्रेड 3 15% केसेस के अंदर एब्रेप्शन प्लेसेंटा की ग्रेड 3 डेवलप होती है और बहुत ज़्यादा सीवियर वहाँ ब्लीडिंग रहती है, यूट्रस की जो टेंडरनेस वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड यूट्राइन टेंडरनेस होती है, शॉक यहाँ प्रेजेंट होता है, फीटस लगभग डेड हो जाता है और अनीमिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एब्रेप्शन प्लेसेंटा। तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं अर्ली यूएसजी गाइडेड सेफ नीडल पंक्चर एमएसएंडाइसिस। ठीक है, यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या इंक्लूड करेंगे, सबसे पहले जो है वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है। अगर हम किसी प्रकार का नीडल या इन्वेजिव प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड सेफ नीडल पंक्चर किया जाए एमएसएंडाइसिस का, जिससे हम प्लेसेंटा की इंजरी होने को बचा सकें। ट्रॉमा को अवॉइड करना है, फॉलिक एसिड को एडमिनिस्टर करना है, सडन डिकम्प्रेशन यूट्रस को बचाना है और अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम को भी बचाना है, क्योंकि अगर फीमेल सुपाइन पोजीशन में सोती है या रेस्ट करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लेसेंटा के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और हो सकता है वहाँ से वो सेपरेट आउट हो जाए। ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले हमें केस का असेसमेंट करना है, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस कितना है, कितना मैच्योर है, प्रेगनेंसी का स्टेज कौन सा चल रहा है और जो सेपरेट आउट अगर हो गया है तो कौन सा टाइप है, रिवील्ड है, कंसील्ड है, मिक्स्ड है और लेबर का क्या स्टेटस है। 37 वीक के पहले है तो हमें क्या होगा, प्रेगनेंसी को कम से कम 37 वीक तक कंटिन्यू करवाना होगा और 37 वीक के बाद है तो हम लेबर को इंड्यूस करवा सकते हैं या सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इमरजेंसी मेजर्स की। हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट एस्टिमेशन के लिए ब्लड को भेजा जाता है, कोएगुलेशन प्रोफाइल को चेक किया जाता है, ब्लड डोनर्स को अरेंज किया जाता है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मतलब डेफिनेटिव शब्द का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, यानी कि इस पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है। सो एब्रेप्शन प्लेसेंटा के केस में डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो हम इमीडिएट डिलीवरी है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी 37 वीक तक पहुंच गई है तो हमें ये डिसीजन लेना होगा कि हम पेशेंट की डिलीवरी करवा दें। 37 वीक क्यों कहा, क्योंकि फीटस जो है वो प्रॉपर लंग मैच्योरिटी गेन कर ले, तब हम जो है फीटस की डिलीवरी करा सकते हैं। अगर पेशेंट लेबर में है तो हमें क्या करना होगा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करके ऑक्सीटोसिन ड्रिप देने होंगे और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं। अगर पेशेंट लेबर में नहीं है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लेबर को इंड्यूस करा दें और अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो सिजेरियन सेक्शन करवा दें। स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एब्रेप्शन प्लेसेंटा। सो यहाँ प्रोटोकॉल हुआ है जिसके अंदर एब्रेप्शन प्लेसेंटा का किस तरह से मैनेज करना है। एब्रेप्शन प्लेसेंटा तो जनरल एब्डोमिनल
फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, फीटस का एग्जामिनेशन करना है, ब्लड लॉस को एस्टिमेट करना है कितना ब्लड लॉस हुआ है, और रिससिटेशन की ज़रूरत है तो आईवी फ्लूइड्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है। देन उसके बाद में पैक को आइडेंटिफाई करना है। अगर रिवील्ड है यानी कि विजिबल ब्लड लॉस है, उस कंडीशन में दो पैक हो सकते हैं कि पेशेंट लेबर में हो सकता है, पेशेंट लेबर में नहीं है। अगर पेशेंट लेबर में है तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ऑक्सीटोसिन दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया सकता, और लेबर को इंड्यूस किया जाए, वेजाइनल डिलीवरी करवाई जाए। अगर पेशेंट लेबर में नहीं है तो 37 वीक से पहले की स्टेज है या 37 वीक के बाद की स्टेज है। अगर 37 वीक के बाद की स्टेज है यानी कि जो फीटस है उसने लंग मैच्योरिटी गेन कर ली है 37 वीक पे, 37 वीक हो गया है, पेशेंट लेबर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन करके ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है तो ऑक्सीटोसिन लगा के डिलीवरी कंडक्ट करा देंगे। अगर 37 वीक से पहले का केस है, रिवील्ड लेबर में नहीं है और 37 वीक भी नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर दो चांसेस है यहाँ पर, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है और ब्लीडिंग कंटिन्यू है। अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है वेट एंड वॉच। हम ये ट्राई करेंगे कि कम से कम 37 वीक तक उस प्रेगनेंसी को खींच कर लेके आए ताकि फीटस अपनी लंग मैच्योरिटी गेन कर ले, और अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो फिर हमें ऑक्सीटोसिन देकर डिलीवरी करवानी होगी। तो ये तो सारा केस हुआ रिवील्ड का। रिवील्ड में हमने क्या देखा, अगर पेशेंट लेबर में है तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करवा के ऑक्सीटोसिन लेके डिलीवरी करानी है। अगर पेशेंट लेबर में नहीं है तो दो कंडीशन है, 37 वीक के पहले और 37 वीक के बाद। अगर 37 वीक के बाद का केस है तो हम आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन करके ऑक्सीटोसिन देकर डिलीवरी करा सकते हैं। और अगर 37 वीक के पहले का स्टेज है तो दो कंडीशन है, ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है और ब्लीडिंग कंटिन्यू। ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, कम से कम 37 वीक पूरे होने देंगे, देन उसके बाद में लेबर इंड्यूस करवा देंगे। और ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो उस केस में आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन करके लेबर करवा देंगे। नेक्स्ट है कंसील्ड अब्राशो प्लेसेंटा है, तो उस केस में यूरिन आउटपुट और असेसमेंट किया जाएगा कंप्लीट फीटस का, और फीटस की मॉनिटरिंग की जाएगी, आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा, और इसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो सिजेरियन सेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। रेयर केसेस के अंदर हिस्टेरेक्टोमी भी की जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं अब्राशो प्लेसेंटा से रिलेटेड। So first question है, placenta previa and abruptio placenta are examples of, first option है antepartum hemorrhage। previous year questions, antepartum hemorrhage, placenta previa और placenta abruptio से related हम कुछ questions को discuss करेंगे जो पिछले किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनका description आपको मिल जाएगा इस सेशन में। Placenta previa and abruptia are examples of, placenta previa और placenta abruptia example है antepartum hemorrhage, postpartum hemorrhage, eclampsia and vesicular mole, and the right answer is antepartum hemorrhage। antepartum hemorrhage जो है वो excessive blood loss after the age of viability, और 70% ऑफ केसेस हैं जो प्लेसेंटल ब्लीडिंग की वजह से होते हैं। और प्लेसेंटल ब्लीडिंग में कौन कौन से कॉज हैं, 35% प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से और 35% प्लेसेंटा एब्रप्शिया की वजह से। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा एब्रप्शिया आर एग्जांपल्स ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज एंटीपार्टम हेमरेज। Second question, a woman is 37 week pregnant and she is bleeding profusely with no pain is suggestive of, एक woman है जो 37 week pregnant है और उसकी जो bleeding बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी पेन नहीं हो रहा है, तो ये क्या सजेस्ट करता है? ऑप्शन ए एंटीपार्टम हेमरेज, ऑप्शन बी अनअवॉइडेबल हेमरेज, ऑप्शन सी एक्सीडेंटल हेमरेज एंड ऑप्शन डी कंसील्ड हेमरेज। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, तो इसके बारे में हमने स्टडी किया है कि एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया आता है और प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग नहीं होती, यानी
सॉरी ब्लीडिंग तो होती है लेकिन पेन नहीं होता। सो अ 37 वीक प्रेग्नेंट वुमन, एक 37 वीक प्रेग्नेंट वुमन आती है और उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है लेकिन उसको किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं हो रहा, तो एंटीपार्टम हेमरेज का ये केस है। और एंटीपार्टम हेमरेज में भी कौन सा, उसको ब्लीडिंग के साथ पेन नहीं है, तो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा प्रीविया में। सो करेक्ट आंसर इज एंटीपार्टम हेमरेज प्लेसेंटा प्रीविया। थर्ड क्वेश्चन है एंटीपार्टम हेमरेज एपीएच इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि एपीएच एक को छोड़ के सबसे रिलेटेड है या सबसे एसोसिएटेड है। सो postpartum hemorrhage, anemia, increased perinatal mortality, and post-term pregnancy. And the correct answer is B, post-term pregnancy. जो एंटीपार्टम हेमरेज है वो बीपीएस कॉज कर सकता है, अनीमिया कॉज कर सकता है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी भी कॉज कर सकता है, प्री मैच्योर लेबर कॉज कर सकता है, लेकिन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कॉज नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ एंटीपार्टम हेमरेज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी को छोड़कर सबसे रिलेटेड है, क्योंकि एपीएच की वजह से ये तीनों चीजें डेवलप हो सकती है एज अ कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, vaginal bleeding after 28 week of pregnancy which is sudden onset, painless, causeless and recurrent is known as। 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, उस वेजाइनल ब्लीडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दे रखे हैं कि उसका ऑनसेट सडन ऑनसेट है, किसी प्रकार का पेन नहीं हो रहा, कोई कॉज एग्जैक्ट कॉज भी इसका नहीं है और रिकरेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो हम जानते हैं कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग जो है एपीएच की प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है। तो करेक्ट आंसर इज प्लेसेंटा प्रीविया, दैट इज सी। प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसके अलग अलग टाइप, अलग अलग ग्रेड हमने इसके देखे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और इसका मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर पेनलेस ब्राइट रेड रिकरेंट वेजाइनल ब्लीडिंग होती है और यूट्रस जो है वो रिलैक्स होता है, सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड इन प्लेसेंटा प्रीविया? ब्राइट रेड, ब्रिक रेड, ब्राउन रेड, नन ऑफ दीज। सो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जो ब्लड लॉस हो रहा है उसका कलर क्या होता है? और करेक्ट आंसर है ए, ब्राइट रेड। A client arrived at hospital at 38 week gestation with profuse vaginal bleeding. She stated that it occurred suddenly without any contractions, which condition may the client experiencing that require immediate notification of healthcare provider। एक क्लाइंट हॉस्पिटल में आती है, उसके 38 वीक का गेस्टेशन है और बहुत ज़्यादा उसे वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। उसने बताया कि उसे किसी भी प्रकार के कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डायग्नोसिस है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्यों है? क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है लेकिन विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शंस, किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्शंस, क्रैम्प्स, पेन यहाँ पर नहीं है। तो इंडायरेक्टली यहाँ पूछा है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, जो कि प्लेसेंटा प्रीविया का केस है। साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड्स फर्स्ट शार्प पेन, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इंक्रीज्ड लो बैक पेन एंड पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। सो करेक्ट आंसर है बी, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, जो प्लेसेंटा प्रीविया का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा प्रीविया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्लेसेंटा प्रीविया के जो तीन यहाँ पर कौन से ऐसे सिम्टम है जो सही है, एक्यूरेट है, सिर्फ एक को छोड़कर। क्वेश्चन में हमेशा इस एक्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ के पढ़ना होता है क्योंकि ये कई बार आंसर गलत करवा देता है। सो प्लेसेंटा प्रीविया के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं और कौन सा एक नहीं है? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कॉजलेस ब्लीडिंग, रिकरेंट ब्लीडिंग। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, प्रेजेंट इन फर्स्ट
ट्राइमेस्टर। प्लेसेंटा प्रीविया पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है, कॉजलेस है और रिकरेंट है। 9 फॉलोइंग रिस्क एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रीविया। A disseminated intravascular coagulation, B chronic hypertension, C APH, D infection। सो कौन सी रिस्क प्लेसेंटा प्रीविया के साथ में एसोसिएटेड है, रिलेटेड है? तो उसका करेक्ट आंसर है सी APH यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया एंटीपार्टम हेमरेज से रिलेटेड होता है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस या हम कहें कि रिस्क प्लेसेंटा प्रीविया से जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो एंटीपार्टम हेमरेज है, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, प्री मैच्योर लेबर हो सकता है, या ड्यूरिंग लेबर अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछा है कि प्लेसेंटा प्रीविया के साथ में कौन सी रिस्क एसोसिएटेड है, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया कौन से कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं, तो एंटीपार्टम हेमरेज। इसके अलावा माल प्रेजेंटेशंस, प्री मैच्योर लेबर, अगर लेबर में है पेशेंट तो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, प्यूपेरियल सेप्सिस एक्सेट्रा। सो ये सारी रिस्क प्लेसेंटा प्रीविया के साथ में एसोसिएटेड है, और क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है एंटीपार्टम हेमरेज यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, possibility of common complications after delivery into a mother suffering with placenta previa, यानी कि किसी मदर है जो कि प्लेसेंटा प्रीविया से ग्रसित है और उसे कौन से कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डिलीवरी के बाद। सो ए इनफर्टिलिटी, बी यूटेराइन एटोनिसिटी, सी हेमरेज एंड डी एमेनोरिया। सो प्लेसेंटा प्रीविया के साथ में डिलीवरी के बाद में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है हेमरेज, और इस हेमरेज की वजह से मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर इन प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के केस में मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लेबर के दौरान? अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एस्फिक्सिया, लो बर्थ वेट बेबीज एंड बर्थ इंजरीज। सो करेक्ट आंसर है ए अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि लेबर के दौरान मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो एस्फिक्सिया फीटस को होगा, लो बर्थ वेट बेबीज ये भी डिलीवर आउट होने के बाद बेबी से रिलेटेड है, बर्थ इंजरी ये भी बेबी से रिलेटेड है। तो मदर को तो सिर्फ एक ही कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है और वो है अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। 12th, an occurrence in which umbilical cord vessels pass through placental membrane and lies across the cervical os is termed as, and the correct answer D vasa previa। So क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग यहाँ क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी अकरेंस है या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड की वेसल्स है वो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स को पास करती हुई सर्वाइकल ओएस तक पहुंच जाती है, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, वाजा प्रीविया। प्रेजेंटिंग जो अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड की जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रेजेंटिंग फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट के फ्रंट में आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं वाजा प्रीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ड्यूरिंग माइनर प्लेसेंटा। माइनर प्लेसेंटा प्रीविया के केस के अंदर मैनेजमेंट ऑप्शन क्या होगा? ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बी कंप्लीट रेस्ट, सी सिजेरियन सेक्शन एंड डी डग थेरेपी। एंड द करेक्ट आंसर इज बी कंप्लीट रेस्ट। सो माइनर प्लेसेंटा प्रीविया है तो कंप्लीट बेड रेस्ट सजेस्ट किया जाता है, और ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि मेन कंडीशंस पे क्या होता है कि बेड रेस्ट करने से ही जो वेजाइनल ब्लीडिंग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटीज से, क्लोज सुपरविजन से हम जो गेस्टेशन का पीरियड है वो मैक्सिमम 36 या 37 वीक तक खींच सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम किस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट की। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में क्या बता रहे थे हम कि वेट एंड वॉच, यानी कि वेट एंड वॉच करते हुए हम कम से कम हमें 37 वीक तक पेशेंट की कंडीशन को लेकर आना है प्रिकॉशंस के साथ में, ताकि आगे हम मेजर्स ले सकें। तो
प्लेसेंटा प्रीविया के केस में कंप्लीट बेड रेस्ट सजेस्ट किया जाता है, जिससे लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी को हम लिमिटेड करते हैं, जिससे हम ब्लड लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, मदर इज डायग्नोस्ड विद पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया एंड द नर्स टेल्स द क्लाइंट दैट द यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया इज। एक मदर है जिसको पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोस हुआ है और नर्स बताती है क्लाइंट को कि पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया का क्या ट्रीटमेंट है। ए बेड रेस्ट, बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लेटिलेट, सी इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन एंड डी इंडक्शन ऑफ लेबर विद ऑक्सीटोसिन। तो करेक्ट आंसर है ए बेड रेस्ट, यानी कि हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है, जितना हो सके हम 37 वीक को अटेन करना है और उसके बाद हम जो भी करना है, सिजेरियन करना है तो उसके बाद करेंगे, 37 वीक के बाद लेबर करना है तो वो 37 वीक के बाद ही किया जाएगा। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, यानी कि पेशेंट अब इस कंडीशन में आ चुका है कि अब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस प्रेजेंट टाइम पे उसके लिए बेस्ट डिसीजन क्या है, मीन्स उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। सो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया आर ए बेड रेस्ट, बी सप्लीमेंट्री हेमेटेनिक्स, सी यूज ऑफ टोकोलाइटिक्स एंड डी cesarean section, and the correct answer is cesarean section. So abruptio placenta previa के केस के अंदर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है cesarean section, जहाँ पर पेशेंट को कम से कम रिस्क में एक्सपोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मल्टीग्रेविडा मदर 32-year-old lady admitted at 10 week with bleeding per vagina, which of action nurse should first do? एक मल्टीग्रेविडा है जो 32 इयर्स की है और 10 वीक के गेस्टेशन के साथ में एडमिट हुई है, ब्लीडिंग पर वेजाइना है उसको, तो नर्स को सबसे पहले उसके लिए क्या करना है? परफॉर्म पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, प्रोवाइड पेरिनियल पैड, टेक कंसेंट फॉर सिजेरियन सेक्शन, चेक फीटल हार्ट रेट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी प्रोवाइड पेरिनियल पैड्स, क्योंकि 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर यहाँ पर फीटल हार्ट रेट को चेक करने की कोई नीड नहीं है, सिजेरियन सेक्शन को परफॉर्म करने की कोई नीड नहीं है। हमने इसका मैनेजमेंट देखा था, तो हमने देखा था कि पेशेंट को कम से कम 37 वीक तक लेकर आना है और उसके बाद ही हम लेबर इंड्यूस कराएंगे या उसके बाद ही हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। तो 10 वीक के गेस्टेशन में सिजेरियन सेक्शन और फीटल हार्ट रेट की चेक करने की नीड नहीं है। हम उसे फर्स्ट एक्शन क्या होगा कि उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, उसको पेरिनियल पैड्स प्रोवाइड किए जाएंगे एट अ टाइम। फर्स्ट एक्शन होगा जब वो 10 वीक की ब्लीडिंग के साथ आई है तो उसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्शन में पेरिनियल पैड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, a client with painless vaginal bleeding has been diagnosed as having placenta previa. Which of the following procedure usually performed to diagnose placenta previa? एक क्लाइंट पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ में डायग्नोस हुआ है, उसे प्लेसेंटा प्रीविया है, और इनमें से कौन सा प्रोसीजर है जो प्लेसेंटा प्रीविया, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसीजर यूजुअली परफॉर्म टू डायग्नोस? तो प्लेसेंटा प्रीविया को डायग्नोस करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? तो करेक्ट आंसर है अमीनोसेंटेसिस,